सभी को नमस्कार मित्रों, मैं गुरमीत सिंह भटनेर आईएएस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है नीति आयोग। नीति आयोग के नाम से आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन नीति आयोग की संरचना क्या है, इसमें कौन सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, नीति आयोग फाइनली करता क्या है, नीति आयोग की जो प्रकृति है वो कैसी है, इन सारी चीज़ों को आज हमने एक एक करके अध्ययन करना है। हम बहुत सारे प्रश्नों का भी यहाँ पे जिक्र करेंगे, किस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना रहती है और नीति आयोग का क्या कॉन्सेप्ट है। योजना आयोग जो कि नीति आयोग से पहले एक संस्था थी जिसको 1 जनवरी 2015 को आपको पता है समाप्त करके नीति आयोग के रूप में तब्दील कर दिया गया। उसके बारे में हम हल्का से परिचय लेंगे। योजना आयोग क्या था, कब बनाया गया था, उसकी संरचना कैसी थी। तो लगभग सब उन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिनका इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉयड ऐप पर। हमारी एंड्रॉयड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी ऐप पर यह कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सीसेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं। पूरे 1 साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं। तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दे जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए। देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली हैं। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है। 260 महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहां पर देखिए आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए हैं। खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी
एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के, वो हमने कवर किए हैं 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। तो ज़्यादा देर न करते हुए मित्रों, हम मुद्दे पे लौटते हैं। हम बात करते हैं नीति आयोग। और नीति आयोग से पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा है, हम बात करेंगे योजना आयोग की, क्योंकि नीति आयोग का इतिहास अगर अपने को देखना है तो योजना आयोग को पढ़े बगैर हम इसका इतिहास नहीं जान सकते। तो सबसे पहले हम, हालांकि पढ़ हम नीति आयोग रहे हैं, लेकिन हल्का सा परिचय हम योजना आयोग के बारे में भी लेंगे। देखिए मित्रों, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। हालांकि योजना आयोग आजकल अस्तित्व में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का क्या भरोसा, प्रश्न कहाँ से उठा ले। हम नीति आयोग रटे जा रहे हैं और वो प्रश्न योजना आयोग से पूछ ले तो पूछ सकता है। और देखिए, कुछ एक बिंदु ऐसे होते हैं जो किसी सिलेबस के मोहताज नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि हाँ योजना आयोग हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो प्रश्न कैसे आ जाएगा, आ सकता है। अगर नीति आयोग लिखा हुआ है तो योजना आयोग से प्रश्न आने की संभावना है, बिल्कुल है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना के पीछे भी अगर हम बात करें तो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में एक आयोग कह दें, एक अनुसंधान कमेटी कह सकते हैं, गठित की गई थी, जिसका नाम था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। और के.सी. नियोगी के इस एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड ने, जो कि 1946 में गठित की गई थी, कुछ अध्ययन किया और जो अध्ययन किया उसके बावजूद एक रिजल्ट निकाला। और उस रिजल्ट में उन्होंने ऐसी अनुशंसा की, ऐसा उनका रिकमेंडेशन था कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लानिंग बनाने के लिए एक कमीशन बनाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की योजना बननी चाहिए, ऐसा एक कमीशन बनाना चाहिए। और उन्हीं की अनुशंसा पर 1950 में हमने वो कमीशन बनाया, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। ये तो बात हो गई इसके गठन की। अब योजना आयोग ने किया क्या? योजना आयोग ने प्लानिंग बनानी शुरू की, और जो प्लानिंग उन्होंने तैयार की थी, आपको आइडिया है कि पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि कौन तैयार करता था? प्लानिंग कमीशन तैयार करता था कि अगले 5 वर्ष में हमें कितना पैसा किस मद पे व्यय करना है, किस क्षेत्र में हमें कितना विकास करना है, क्या लक्ष्य हमें रखने हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में हमें कितने विकास का लक्ष्य रखना है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विकास का लक्ष्य कितना रहेगा, है ना, ग्रामीण विकास या फिर सेवाओं के क्षेत्र में हमारा विकास जो है, हम किस सीमा तक वो विकास करना चाहते हैं। ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार हो रही थी 1950 से लेकर, आपको आइडिया है। और 2017 तक आपको पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, क्योंकि योजना बनाई ही क्यों जाएगी? क्योंकि योजना बनाने वाला जो कमीशन था, प्लानिंग कमीशन, जब प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा तो फिर पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं रही। तो उसके बाद में 15 अगस्त की अगर हम बात करते हैं 2014 को, तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम योजना आयोग की जगह एक नया कमीशन, एक नया आयोग लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग। यहाँ पे 2 शब्द हैं मित्रों, संस्थान और आयोग। अब पहले तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि नीति आयोग जो है वो संस्थान है या आयोग है, क्योंकि संस्थान, इंस्टीट्यूट और आयोग, ये 2 कॉन्सेप्ट बड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। और देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि इसमें दोनों शब्द हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग। तो हम यहाँ पे ये कह नहीं सकते कि भाई जो नीति आयोग है वो एक संस्थान है या फिर जो आयोग है या फिर वो दोनों है। जब हम इसकी संरचना पढ़ेंगे हमें हमारे शब्दों का उत्तर मिल जाएगा कि वो संस्थान है या वो आयोग है। और अगर आपको यहीं पे जानना है तो बता देता हूँ कि संस्थान और आयोग दोनों हैं। नीति आयोग की प्रकृति एक संस्थान जैसी भी है, एक इंस्टीट्यूट जैसी भी है, और नीति आयोग तो है ही।
मैं आपको साथ साथ में बता भी दूंगा कि इसमें संस्थान वाले कौन कौन से लक्षण हैं और आयोग वाले कौन कौन से लक्षण हैं। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। नीति आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या नीति आयोग लीगल बॉडी है? नीति आयोग कैसी बॉडी है? पहला प्रश्न तो यहाँ पे बनता है। ये नीति प्रश्न आ जाएगा, नीति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, और वहाँ पे लिख देंगे कि यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह एक वैधानिक निकाय है ना। ऐसे प्रश्न लिखे जा सकते हैं। तो पहले हम इसकी संरचना की बात इसकी प्रकृति की बात करेंगे। तो जो इसकी प्रकृति है मित्रों, क्योंकि नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा किया गया था, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से। इस मंत्रिमंडल प्रस्ताव को चाहे तो आप मंत्रिमंडल प्रस्ताव बोल लीजिए, चाहे इसको कार्यपालिका प्रस्ताव बोल लीजिए, और चाहे इसको राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित बोल लीजिए, एक ही बात है। यानी कार्यपालिका भी राष्ट्रपति होती है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका होती है, मंत्रिमंडल भी कार्यपालिका है। यानी तीनों शब्दों का यहाँ पर एक ही मतलब है। तीनों, अगर तीनों में से कोई भी आ जाए तो आप उस पर टिक कर देना, सही होगा। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से इसका गठन किया गया, या फिर कार्यपालिका के प्रस्ताव से इसका गठन किया गया, या फिर राष्ट्रपति के आदेश से इसका गठन किया गया। अब देखिए, राष्ट्रपति के आदेश से किया गया है, अध्यादेश नहीं है। अगर राष्ट्रपति का अध्यादेश आ जाए तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा मित्रों। ये आदेश है, अध्यादेश नहीं है। अब देखिए, मंत्रिमंडल का प्रस्ताव ये कोई किसी संविधान में तो उल्लेख है नहीं, तो इसका मतलब ये संवैधानिक संस्था तो मित्रों नहीं है ना, क्योंकि संवैधानिक संस्था होती तो किसी न किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र होता, तो संवैधानिक तो नहीं है। क्या ये वैधानिक है, स्टैट्यूटरी है, लीगल है? नहीं। इस संबंध में तो कोई अधिनियम भी नहीं बन रखा, कोई कानून का तो हम जिक्र यहाँ पे कर ही नहीं रहे, तो ये वैधानिक संस्था भी नहीं है मित्रों, वैधानिक भी नहीं है। तो फिर कैसी है? तो मित्रों, ये जो संस्था है वो है गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संवैधानिक भी है प्लस ये गैर वैधानिक भी है, ये दोनों ही हैं। यानी कि गैर संवैधानिक का मतलब है कि इसका संविधान में जिक्र नहीं है, गैर वैधानिक का मतलब यही है कि इसका जो उल्लेख है वो किसी भी कानून में, किसी भी अध्यादेश में, किसी भी अधिनियम में नहीं है। तो हालांकि वहाँ पे शब्द एक ही आएगा, गैर संवैधानिक, लेकिन अगर दोनों भी आते हैं तो दोनों सही है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक तथा गैर वैधानिक आयोग है तो सही है, गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक। अगर सिर्फ इतना आ जाता है कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है तो ये भी सही है। तो अगर एक आता है तो भी सही है, दोनों आते हैं तो भी सही है मित्रों। अब देखिए, योजना आयोग और इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। यहाँ तक योजना आयोग का गठन भी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया था। इसका मतलब योजना आयोग भी कैसा संस्थान, कैसा निकाय था मित्रों? गैर संवैधानिक। प्लानिंग कमीशन भी कैसा था? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। और नीति आयोग भी कैसा है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और अगर हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की तो वो मार्च 1950 में गठित किया गया था। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रखी है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने मित्रों जिक्र किया है नीति आयोग के गठन के बारे में। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इस क्रम में बनाइए। पहले हमने इसके गठन की बात की और गठन में आप पूरी चीज़ लिख देना कि 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया और ये अपने आप में एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक क्यों है? इसको रटना नहीं है, बस इतना याद रखना है क्योंकि इसका किसी संविधान में या फिर किसी अनुच्छेद में या फिर किसी अधिनियम में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर मुख्यतः अगर बात करें तो प्लानिंग कमीशन और ये नीति आयोग दो ही ऐसे आयोग हैं। हालांकि राष्ट्रीय विकास परिषद भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन चूँकि विकास परिषद भी अभी नहीं है, योजना आयोग भी नहीं है, तो ले दे के नीति आयोग ही बचा है। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पे अगर प्रश्न आएगा तो नीति आयोग ही होगा मित्रों। अच्छा, दूसरी हम जो इसके बारे में जिक्र करते हैं, हम इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे साथ साथ में। दूसरा है कि जो नीति आयोग है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। थिंक टैंक,
थिंक टैंक का मतलब क्या है? अगर आप प्लानिंग कमीशन की बात करें, प्लानिंग का अर्थ क्या होता है? योजनाएं बनाना। और थिंक का मतलब क्या होता है? योजनाओं से संबंधित विचार, यानी कि हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, हम राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान कैसे कर सकते हैं, हम कैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय या जीडीपी में ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमने कमीशन बना रखा है, हमने आयोग बना रखा है। इसलिए क्या है? थिंक टैंक। यानी सरकार को ये बताता है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस क्षेत्र में करना चाहिए और किस सीमा तक करना चाहिए। यानी नए नए विचार उपलब्ध करवाना इसका काम है। फिर उन विचारों पर सरकार मंथन करती है, विश्लेषण होता है। फिर अगर सरकार को लगता है कि ये विचार सही है तो सरकार उस पर एक्शन ले लेती है। यानी कि अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि ये एक सलाहकारी संस्था है। इसका काम है सरकार को सलाह देना कि आप ऐसे करें, क्योंकि और सलाह भी कैसी? विचार देने सिर्फ। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करती है। तीसरी अगर हम इसकी बात करें मित्रों, अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसकी संरचना की ओर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, संरचना। इसकी संरचना कैसी है? संरचना में काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं और मोस्टली संरचना से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, पहला हम देखेंगे कि भाई नीति आयोग का अध्यक्ष। सबसे पहले तो हम अध्यक्ष का जिक्र करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, और अध्यक्ष से आप सभी लोग परिचित हैं। इसका अध्यक्ष होता है पदेन प्रधानमंत्री, यानी पदेन अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री है वही नीति आयोग का अध्यक्ष है। मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं कह सकते हम कि भाई मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष तभी हैं अगर वे प्रधानमंत्री हैं। अगर वे प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद उनका समाप्त हो जाता है तो जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो हम यहाँ पे प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, हम यहाँ पे पद का नाम लेंगे। और पद क्या है? प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष है, और जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो इतना क्लियर है, इतना पक्का है कि वो प्रधानमंत्री होगा। इसलिए इसको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। योजना आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था मित्रों। दूसरा हम जिक्र करेंगे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होगा? तो उपाध्यक्ष के रूप में मुख्यतः किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसको अर्थशास्त्र के बारे में नॉलेज हो, अच्छा सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का अर्थशास्त्री है, ताकि वो देश की विकास को एक नई दिशा दे सके। प्रधानमंत्री के साथ सलाह करके, प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना सहयोग दे सके, ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए होता है। और उपाध्यक्ष के रूप में अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में अर्थशास्त्री राजीव कुमार जी इसके उपाध्यक्ष हैं। अर्थशास्त्री राजीव कुमार जी हैं, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। और अगर आप बात करें कि इनसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, क्योंकि राजीव कुमार जी नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष हैं, सेकंड नंबर के। तो पहला जो उपाध्यक्ष था वे थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। इसी तरीके से प्लानिंग कमीशन में भी उपाध्यक्ष होता था, यहाँ पर भी उपाध्यक्ष है, बिल्कुल सेम है। अब हम बात करते हैं कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा। भाई अध्यक्ष की नियुक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता, जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग का अध्यक्ष है, सवाल ही नहीं उठता। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, तो इनकी नियुक्ति किसने की, किस बेस पे की, और इनका जो टेन्योर है वो कितना होगा। तो देखिए, जो भी उपाध्यक्ष होगा इसकी जो नियुक्ति करेंगे वो हमेशा प्रधानमंत्री करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे इनकी क्वालिफिकेशन की, इनकी योग्यता की, तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं कर रखा है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, ऐसा लिखा नहीं गया है। हालांकि अरविंद पनगड़िया भी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, राजीव कुमार जी भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, यानी कि अर्थशास्त्री को ही हम उपाध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अर्थशास्त्री को ही यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन का तो उल्लेख ही नहीं कर रखा ना, योग्यताओं के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। और तीसरी अगर बात करें हम कार्यकाल की, तो मित्रों कार्यकाल का भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन कुछ सीमा तक हमें ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उपाध्यक्ष के रूप में किसी न किसी अर्थशास्त्री को या फिर किसी महान विशेषज्ञ को ही नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। योग्यता क्या होगी?
पता नहीं हमें। कार्यकाल कितना होगा हमें नहीं पता। फिर हम बात करते हैं इनके दर्जे की, यानी कि इनका स्टेटस, उपाध्यक्ष का स्टेटस किसके बराबर होता है। प्रश्न आ जाएगा कि उपाध्यक्ष का स्टेटस होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर, राज्य मंत्री के बराबर, संसदीय सचिव के बराबर, ऐसे करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। तो इनका जो दर्जा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर होगा। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। देखिए मित्रों, अगर राज्य कैबिनेट मंत्री लिख दिए तो गलत हो जाएगा। सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही रटना नहीं है, इतना भी याद रखना कि वो सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर अगर आता है तो गलत हो जाएगा। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर दर्जा होगा। दर्जे का मतलब है कि जितना वेतन, जितने भत्ते, जितनी सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को मिलती है वो सारी सुविधाएं, वेतन, भत्ते जो हैं वो उपाध्यक्ष को मिलेंगे। राजीव कुमार जी ने एक बुक भी लिखी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बुक है, मोदी एंड हीज चैलेंजेस, यानी कि मोदी जी और उनके सामने चुनौतियाँ, बुक लिखी गई है। मोदी जी पे उन्होंने बुक लिखी है, तो कुछ सीमा तक हम ये मान सकते हैं कि इनका उपाध्यक्ष बनना फिक्स था, निश्चित था। मोदी जी पे बुक लिखी गई है, मोदी एंड हीज चैलेंजेस। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपको एक बात बता दूं कि जब हम करंट की बात करते हैं, करंट जीके की बात करते हैं, तो करंट जीके का मतलब ये नहीं होता कि जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, तो राजीव कुमार से जितनी भी चीज़ों का संबंध है वो भी करंट जीके में आ जाएगी। राजीव कुमार जी ने कौन सी बुक लिखी है, वो किस संस्थान के अन्य किसी, मान लीजिए किसी एनजीओ के या किसी अन्य ट्रस्ट के या अन्य किसी संस्थान के वो अध्यक्ष हैं, तो वो कौन सा संस्थान है, प्रश्न पूछा जा सकता है, संभव है मित्रों। तो पहले मैंने बता दिया कि इनकी बुक है मोदी एंड हीज चैलेंजेस। और दूसरा अगर मैं बात करूं मित्रों, एक फाउंडेशन है जिसका नाम है पहले इंडिया फाउंडेशन के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा जाना मुमकिन है, संभव है। तो इन चीज़ों को भी आपको ख्याल में रखना है कि जब हम किसी भी करंट की बात करते हैं, करंट जीके की बात करते हैं, अब मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, कोई नेता है, मान लीजिए कोई पूर्व प्रधानमंत्री है या पूर्व राष्ट्रपति है जिनका कि निधन हो चुका है, और करंट जीके की बात करें तो मान लीजिए जिस महीने में हमारा एग्ज़ाम है उसी महीने में उनके निधन की तारीख है, तो ये भी करंट जीके बन जाएगा कि वो कौन सा प्रधानमंत्री है। फिर उनसे संबंधित कोई पुस्तक है, उनसे संबंधित कोई फाउंडेशन है, उनसे संबंधित कोई गतिविधि है, उनसे संबंधित कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, तो वो भी पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगर राजीव कुमार जी की अगर बात करते हैं तो इनके बारे में हमें पूरा देखना होगा। करंट जीके का मतलब यही होता है। तो 3-4 बातें मैंने बता दी। नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, कार्यकाल पता नहीं है, योग्यता पता नहीं है, दर्जा इनका कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, इनकी बुक है मोदी एंड हीज चैलेंजेस, और इनको ये जो है वो पहले भारत फाउंडेशन के, पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरे नंबर पे कौन आता है। तीसरे नंबर पे मित्रों आता है फुल टाइम मेंबर। मेंबर्स यानी कि इसको हम कह सकते हैं पूर्णकालिक सदस्य। और देखिए पूर्णकालिक सदस्य की बात करें, पूर्णकालिक सदस्य ही क्यों, हम यहाँ पे पूर्णकालिक सदस्य की बात करेंगे, यहाँ पे हम पदेन सदस्यों की बात करेंगे, विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करेंगे। ये फिक्स नहीं है। अभी जो मैं आपको पूर्णकालिक सदस्य बताऊंगा ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आज बता रहा हूँ वो हमेशा वो रहेंगे, वो कल को चेंज भी हो सकते हैं। कोई नई सरकार आएगी तो नए पूर्णकालिक सदस्य हो जाएंगे, या मोदी जी हो सकता है कि किसी नए व्यक्ति को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दें। पदेन सदस्यों की बात करेंगे तो संख्या भी वृद्धि हो सकती है, कम हो सकते हैं, पदों का भी चेंज हो सकता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहले ये बात क्लियर कर लो, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस वीडियो को हूबहू रट के नहीं जाना। ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको नीति आयोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नीति आयोग क्या करता है वो चीज़ क्लियर हो जाए। इनके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सीईओ है, वो चेंज होते रहेंगे, तो आपको उसको क्लियर करना है, अपने आप को अपडेट करके जाना है। तो पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो मित्रों वर्तमान में 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। पहले हैं विनोद पॉल, दूसरे हैं मित्रों वी के सारस्वत, और तीसरे हैं मित्रों रमेश चंद्र।
कौन कौन है? विनोद पॉल, वीके सारस्वत और रमेश चंद्र। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया जाएगा, तो हमें नहीं पता किसको नियुक्त किया जाएगा। बस अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने चाहिए, इनको नॉलेज होना चाहिए। बस आम इंसान को इस रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, इतनी बात क्लियर कर लेना। अब अगर बात करें मित्रों इनकी नियुक्ति की, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको लगातार ये बता रहा था कि जब भी नियुक्ति का प्रश्न आए तो आपको राष्ट्रपति करना है, लेकिन मैंने ऐसे नहीं कहा था। जब भी मैंने ऐसे कहा था कि 99% चांस है कि उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन नीति आयोग में जितनी भी नियुक्तियां हैं वे प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग में अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, अगर हम बात करें पूर्णकालिक सदस्य की, अगर हम बात करें पदेन सदस्यों की, अगर हम बात करें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की, तो इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। यहाँ पे आप राष्ट्रपति मत कर देना प्लीज़, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा मित्रों? हमें नहीं पता। कार्यकाल का उल्लेख किसी भी पद का हमें नहीं पता। न तो हमें ये पता है कि नीति आयोग का कार्यकाल कितना है, न हमें ये पता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, नीति आयोग के पदेन सदस्य, नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य, किसी के बारे में भी हमें कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। यानी कि कार्यकाल वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ से निकाल ही दो। इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, इनकी योग्यता क्या होगी, इसका उल्लेख भी नहीं है। वैसे मैंने इतना कहा है कि ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त किए ही हों। चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कोई बड़ा लीडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात कि इनका जो दर्जा है मित्रों, इनका जो स्टेटस है वो क्या होगा। अभी मैंने पढ़ा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का स्टेटस क्या है? उपाध्यक्ष जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का दर्जा रखते हैं। लेकिन जो फुल टाइम मेंबर है उनका जो स्टेटस होता है वो होता है केंद्रीय राज्य मंत्री, यानी कि सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर के बराबर इनका दर्जा होता है। मैंने आपको मंत्री परिषद करवाई थी मित्रों। मैंने आपको बताया था कि 4 स्तर के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं स्टेट मंत्री, इंडिपेंडेंट जो होता है उनका परिवार होता है, स्वतंत्र परिवार। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री, अधीनस्थ परिवार, और चौथे होते हैं उपमंत्री। उसमें से जो 2 नंबर के थे राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार, या 3 नंबर पे राज्य मंत्री अधीनस्थ परिवार, उन दोनों को ही हम राज्य मंत्री कहेंगे, स्टेट मिनिस्टर्स। यानी कि सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में जिन मंत्रियों का दर्जा स्टेट मिनिस्टर का है उनके बराबर दर्जा होगा फुल टाइम मेंबर का। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फुल टाइम मेंबर का स्टेटस दर्जा किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होगा? सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर के बराबर। क्लियर मित्रों? हमने उपाध्यक्ष की बात कर ली, हमने अध्यक्ष की बात कर ली, और हमने तीसरे नंबर पे बात कर ली है फुल टाइम मेंबर्स की। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार के मेंबर कौन होते हैं। चौथे हैं मित्रों पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। और पदेन सदस्य के रूप में सबसे पहला अगर हम जिक्र करें कि भाई पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किसको किया जाएगा, तो पहली तो अगर इनकी हम नियुक्ति की बात करें, या हम इनकी थोड़ी नियुक्ति को छोड़कर इनकी योग्यता की बात कर लेंगे ना, तो केंद्रीय जो मंत्री परिषद होती है उनमें से किसी भी मंत्री को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि इनके बारे में फिक्स है। अभी हम पढ़ रहे थे पूर्णकालिक सदस्य, उसके बारे में फिक्स नहीं था। पूर्णकालिक सदस्य कहीं से भी हो सकते हैं, वो कोई वैज्ञानिक हो सकते हैं, वो कोई लीडर हो सकते हैं, है ना, वो भूतपूर्व सांसद या फिर भूतपूर्व कोई मंत्री हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने हमने पढ़ा DRDO के सचिव रहे हैं वीके सारस्वत। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त कर रखी है, उनको पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि क्वालिफिकेशन का उल्लेख नहीं है, फाइनली हम ये कह सकते हैं। लेकिन पदेन सदस्य के रूप में अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों को ही नियुक्त किया जाएगा, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर्स को ही नियुक्त किया जाएगा, ये फिक्स है। और केंद्रीय मंत्री भी मोस्टली कैसे होंगे? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अगर वर्तमान में बात करें कि पदेन सदस्य के रूप में कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको नियुक्त किया गया है, तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे 4 मंत्रियों की। 4 मंत्रियों को इस रूप में नियुक्त किया गया है। नंबर 1 पे है रक्षा मंत्री, नंबर 2 पे हैं वित्त मंत्री,
नंबर 3 पे हैं गृह मंत्री और नंबर 4 पे हैं कृषि मंत्री। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। देखिए मित्रों, एक्स ऑफिशियो की हम अगर बात करें, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में मैंने जैसे आपको बताया कि सेंट्रल मिनिस्टर जो होंगे उन्हीं को ही नियुक्त किया जाएगा। ये इनके बारे में फिक्स है, चाहे आप इनकी क्वालिफिकेशन मान लो या कुछ भी मान लो, कि कैबिनेट मंत्रियों को ही एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इसको रटना नहीं है। अगर आप सोचो कि हाँ रक्षा मंत्री, एक तो रक्षा मंत्री होगा, एक वित्त मंत्री होगा, एक गृह मंत्री होगा, एक कृषि मंत्री होगा, ये जरूरी नहीं है। कल को हो सकता है कि इसमें रेल मंत्री को डाल दिया जाए, कल को हो सकता है कि इसमें सड़क मंत्री को डाल दिया जाए, परिवहन मंत्री को डाल दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री ये फिक्स नहीं है, इनमें चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है कि ये 4 प्रकार के मंत्री होंगे, इनमें किसी भी प्रकार का चेंजेस हो सकता है। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जाएं, आप ये देख के जाएं कि भाई एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में वर्तमान में कौन कौन है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, जिस समय ये वीडियो बन रही है, उस समय रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री ये 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चौथा हमने पढ़ ली पदेन सदस्य। अब हम बात करते हैं 5वें प्रकार के मेंबर्स की। 5वें हैं मित्रों अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य यानी कि ये स्थायी नहीं है। और अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। अब दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे कि अस्थायी मेंबर्स के रूप में जो है किन को नियुक्त किया जाएगा, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि या तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, या फिर वो अनुसंधान जो संगठन होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उनसे संबंधित कोई प्राधिकारी हो, कोई प्रोफेसर हो। ऐसे व्यक्ति को ही अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। या तो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, या फिर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोई प्रोफेसर हों, या कोई प्राधिकारी वर्ग से हो, इनको नियुक्त किया जाएगा। हालांकि अस्थायी जो मेंबर हैं इनके रूप में अभी तक किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य, हम संरचना की बात कर रहे हैं, तो 6ठे नंबर पे आते हैं स्पेशल इनवाइटीज मेंबर्स। और इसमें वर्तमान में मित्रों 4 हैं। एक तो है नितिन गडकरी जी, एक हैं पीयूष गोयल जी, थावरचंद गहलोत जी और राव इंद्रजीत सिंह। नितिन गडकरी जिनके पास आपको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित जो प्रभार है, पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में रेल मंत्री के पद पर कार्यरत हैं, थावरचंद गहलोत जिनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता ये जो प्रभार है इनके पास है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। और अगले हैं राव इंद्रजीत सिंह जिनके पास सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स जो प्रभार है इनके पास है। तो ये 4 प्रकार के जो मेंबर हैं मित्रों, ये हैं स्पेशल इनवाइटीज मेंबर्स। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है करंट का कि निम्न में से कौन विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त है या कौन नियुक्त नहीं है। तो करंट में प्रश्न बनने की संभावना है। ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है, कि वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्गों का जो मंत्रालय है उसके प्रभार या फिर रेल मंत्री वगैरह। ऐसा नहीं, ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपको देखना है कि करंट में कौन है, इनकी क्वालिफिकेशंस का उल्लेख नहीं है। जैसे मैंने बताया कि पदेन सदस्य की अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियो, तो वहाँ पे लिखा है कि वो कैबिनेट मिनिस्टर ही होंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मित्रों। तो विशेष आमंत्रित सदस्य। उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इसमें एक होता है मित्रों, अगर हम 7वें नंबर पे आते हैं, एक होता है CEO जिसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आयोग में जो कमीशंस होते हैं उनमें कभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, उसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। CEO हमेशा किसी न किसी संस्थान का, किसी न किसी इंस्टीट्यूट का हो सकता है। कोई उद्योग है उससे संबंधित कोई संगठन है उसका CEO हो सकता है, कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है उसका CEO हो सकता है। आयोगों का कभी भी कोई CEO नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको कहा था ना कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, यानी कि ये इंस्टीट्यूट भी है और आयोग भी है।
तो मैंने कहा था कि इसमें दोनों लक्षण हैं। तो सीईओ का होना संस्थान होने की विशेषता है। नीति आयोग एक संस्थान है, ये सिद्ध होता है क्योंकि इसमें सीईओ का पद है। तो सीईओ का पद होना अपने आप में क्या है, संस्थान की विशेषता है, सीईओ है। और अगर बात करें कि सीईओ कौन होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसकी हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि वर्तमान में सीईओ कौन है। तो वर्तमान में जो सीईओ है वो है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सेकंड नंबर के सीईओ है। इनसे पहले थे सिंधु श्री खुल्लर, ये फर्स्ट सीईओ थे या थी। अब देखिए, पहले तो हम इनकी देखते हैं क्वालिफिकेशंस, योग्यता क्या होती है। और योग्यता मैं बता दूं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी जो अधिकारी है उनको इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में उसको अपने पद का नॉलेज होना चाहिए, तो उनको सीईओ बनाया जा सकता है। यानी कि इनके बारे में लिखा हुआ है कि आईएएस जो है उनको ही सीईओ बनाया जाएगा, ये फिक्स है। यानी कि इनकी क्वालिफिकेशंस का उल्लेख है। लेकिन अगर हम बात करें मित्रों इनके टेन्योर की, इनका कार्यकाल की, तो कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ थे, तो अमिताभ कांत किस बेस पे द्वारा बने? क्या सिंधु श्री खुल्लर का टाइम जो कह सकते हैं हम टेन्योर पूरा हो गया था? तो लेकिन हम कह रहे हैं टेन्योर का तो कोई उल्लेख ही नहीं है, तो फिर सिंधु श्री खुल्लर को किस बेस पे हटाया गया? तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का ही कोई अधिकारी इस पद पे कार्यरत होगा, तो आपको आइडिया है कि जो प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनका जो एक रिटायरमेंट एज होती है, उस रिटायरमेंट एज के बाद उनको हटना पड़ता है। तो सिंधु श्री खुल्लर का हम टेन्योर का तो जिक्र कर नहीं रहे, लेकिन उनकी रिटायरमेंट एज हो गई थी, इसलिए उनको ये पद छोड़ना पड़ा। और जैसे उन्होंने ये पद छोड़ा, अमिताभ कांत को सेकंड सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और मित्रों, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? इनकी नियुक्ति भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। यानी कि नीति आयोग पर अगर कहें तो पूरा दबदबा पीएम का ही है। सभी प्रकार की नियुक्तियां, सभी प्रकार के जो रिमूवल है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो सीईओ होता है, वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत, और पहले कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। और मित्रों, अंत में जो हम इसके बारे में बात करेंगे, जो सबसे बड़ी विशेषता है नीति आयोग की, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, वो है गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल, या अगर आपको हिंदी में जिसको लिखें तो अधिशासी परिषद। अधिशासी परिषद। अब इसमें कौन होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और जैसे ही हम अधिशासी परिषद को पढ़ लेंगे, उसके बाद नीति आयोग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि नीति आयोग और योजना आयोग में मित्रों मोस्टली फर्क क्या है। अधिशासी परिषद में नंबर 1 पे होते हैं जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के सीएम। क्योंकि वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के सीएम इसमें मेंबर होते हैं। नंबर 2, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी की विधानसभाएं हैं, उनके सीएम होंगे। जैसे कि दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो उनके सीएम होंगे। यानी कि 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, यानी कि वहां पे सीएम हैं, तो उनकी यहाँ पे नियुक्ति होगी। तीसरा, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा तो नहीं है लेकिन वहां पे एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो उनके एलजी भी यहाँ पर क्या होंगे मित्रों? सदस्य होंगे। और ये हो जाएगी गवर्निंग काउंसिल कंप्लीट। प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है या फिर कौन नहीं होता? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री, और उसके बाद जितने भी एलजी हैं। देखिए, जिनमें देखिए दिल्ली का एलजी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि दिल्ली का तो सीएम यहाँ पे आ गया। पुडुचेरी का सीएम यहाँ पे आ गया, तो पुडुचेरी का भी एलजी यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे अंडमान निकोबार है, वहाँ पे विधानसभा नहीं है, वहाँ पे एलजी है, तो उसका एलजी यहाँ पे आएगा। लद्दाख है, वहाँ पे विधानसभा नहीं है लेकिन वहाँ पे एलजी है, तो उसका एलजी यहाँ पे आ जाएगा, सदस्य हो जाएगा। तो सारे सीएम केंद्र शासित प्रदेशों के प्लस राज्यों के, और उसके बाद में जो बचे एलजी इसके मेंबर होंगे। ये आपको ख्याल रखना है।
अब हम बात करें कि भाई गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष क्या अलग से होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? पीएम। इसका उपाध्यक्ष कौन होगा? जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो इसका भी उपाध्यक्ष होगा। अगर आपने राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ा है या सुना है, हल्का सा परिचय आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दो अलग अलग बॉडी थी। अगर योजना आयोग को और राष्ट्रीय विकास परिषद को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? नीति आयोग। अधिशासी परिषद या फिर गवर्निंग काउंसिल का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ वैसा है जैसा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का था। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन थे होते थे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, ये सारे होते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें योजना आयोग, तो योजना आयोग में केवल और केवल केंद्र स्तर के व्यक्ति होते थे, यानी योजना आयोग में डायरेक्ट राज्यों का कोई रोल नहीं होता था। अब योजना आयोग को और राष्ट्रीय विकास परिषद को अगर मिला दें हम तो क्या बन जाएगा मित्रों? वो बन जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग। क्लियर? यानी कि गवर्निंग काउंसिल का कॉन्सेप्ट वैसा है जैसा राष्ट्रीय विकास परिषद का था। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद अलग से एक अवधारणा थी, योजना आयोग से अलग थी, लेकिन यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल जो है मित्रों वो नीति आयोग के अंदर है। नीति आयोग की संरचना के अंदर हम इसको गिनते हैं। इसका मतलब नीति आयोग जो है उसका जो कॉन्सेप्ट हो गया वो कैसा हो गया मित्रों? वो हो गया सहकारी संघवाद का। सहकारी संघवाद का हो गया। या हम यूँ कह सकते हैं कि योजना आयोग जो है वो कहीं ना कहीं एकात्मक शासन का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल सेंट्रल मिनिस्टर्स और जो सेंट्रल्स जो यूँ कहें कि केंद्रीय स्तर पर जो आधिपत्य था, वर्चस्व था, राज्यों का रोल नहीं था, इसलिए वो एकात्मक शासन का उदाहरण था। लेकिन नीति आयोग में राज्य भी है प्लस केंद्र भी है, और राज्य और केंद्र का एक बड़ा ही सुंदर बैलेंस है, तालमेल है। इसलिए नीति आयोग की संरचना मित्रों संघात्मक है, संघवाद पर आधारित है। प्रश्न आ जाता है कई बार, नीति आयोग की निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है। उसमें अगर ऐसा आ जाए कि नीति आयोग की अवधारणा एकात्मक शासन की ओर झुकाव है, तो बिल्कुल नहीं है। नीति आयोग संघवाद का एक अच्छा खासा उदाहरण है। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता हो जाती है जैसे ही हम गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी संरचना समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा से जिक्र कर लेता हूँ कौन कौन होता है। नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है, नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, नीति आयोग में पदेन सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, नीति आयोग में अस्थायी सदस्य होते हैं, और एक होता है सीईओ होता है, और लास्ट हम पढ़ रहे हैं गवर्निंग काउंसिल होती है। इन सारों से मिलकर बनता है नीति आयोग। अब अपने को देखना है कि नीति आयोग करता क्या है, नीति आयोग का मोस्टली काम क्या है। अब हम इसके कार्य देखते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं आपको चीज़ बताऊं, देखिए पहले तो मैं ये बात बता दूं कि मैं ना किसी पार्टी का न तो कोई समर्थन करता हूं न विरोध करता हूं, लेकिन जो बात है उसको यहाँ पे रखने का मुझे पूरा पूरा हक है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की विचारधारा ऐसी है कि बीजेपी गांवों की तुलना में शहरों को अधिक महत्व देती है, और गरीब जनता की बजाय पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को अधिक महत्व देती है। ये कटु सत्य है, इसमें कोई टीका टिप्पणी आपको मेरे बारे में नहीं करनी है। अब बीजेपी ये चाह रही थी कि हम कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम गांवों को महत्व दें। शहरों को तो महत्व हम दे ही रहे हैं, ये तो बीजेपी की विचारधारा में साफ साफ दिख रहा है, लेकिन गांवों को महत्व दिया जाए। तो पहले क्या था, पहले प्लानिंग बनती थी केंद्र स्तर पर, फिर वो राज्य से होती हुई, फिर वो स्थानीय स्वशासन यानी कि गांवों में लागू होती थी। इसको बोलते थे अप टू बॉटम, अप टू बॉटम। अब इसको घुमा दिया गया, यानी कि प्लानिंग बनेगी निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर, फिर उसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, यानी कि इसको बोलते हैं बॉटम टू अप। अब सबसे बड़ा काम ये है कि गांवों का उत्थान करना है, गांवों का विकास करना है, दलितों का उत्थान करना है,
जो भारत की जो पिछड़ी हुई जनता है उसका उत्थान करना है, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। सबसे बड़ा काम तो ये है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि निचले स्तर से प्लानिंग तैयार करेंगे, उसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अप टू बॉटम की बजाय इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, बॉटम टू अप। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी। पहला काम हो जाएगा, हम यहाँ पे इसका जिक्र कर देते हैं। बॉटम टू अप वाला कॉन्सेप्ट है नंबर 1 तो पहला। दूसरा, देखिए मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, और मोदी जी का जो मुख्य फोकस रहा है आप सभी को पता है, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पे उनका मुख्यतः फोकस रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी पर तो अधिक फोकस उन्होंने कर रखा है। अब मोदी चाहते हैं कि जो ये टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, इसका देश के विकास में सहयोग लिया जाए। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा, दूसरा काम है मित्रों कि जो देश के संसाधन हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, कैसे भी संसाधन हैं, देश के संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए। और उस समुचित उपयोग हेतु क्या करना है, सूचना व प्रौद्योगिकी का सहयोग लेना है। क्लियर मित्रों, पहला तो होगा बॉटम टू अप चलना है अपने को, नीचे से ऊपर की ओर। दूसरा है कि देश के संसाधन है उसका समुचित उपयोग कैसे किया जाए। देखिए भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक उत्कृष्ट नेतृत्व की, एक लीडर की कमी है हमें, जो देश को सही राह में ले जाए। संसाधनों का अगर समुचित उपयोग हो जाए तो भारत अमेरिका से कम नहीं है। और इसीलिए क्या किया गया कि जो देश के संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग हो, इसके लिए सूचना और टेक्नोलॉजी का अपने को क्या करना है, यूज़ करना है, उनका सहयोग लेना है। तीसरा जो काम है मित्रों, जो मैं पहले बता चुका हूं, सहयोगात्मक संघवाद, या फिर इसको हम कह सकते हैं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। देखिए अगर किसी शासन प्रणाली में सेंटर हावी है, यानी केंद्र का बोलबाला है, राज्यों का कोई खास रोल नहीं है, तो इस प्रकार के शासन को हम एकात्मक शासन कहते हैं। और अगर राज्य प्लस केंद्र एक बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं संघवाद। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जब देश के विकास के लिए प्लानिंग तैयार हो रही है, योजनाएं बन रही है, तब केवल सेंटर योजना नहीं बनाएगा, राज्य भी अपने विचार रखेंगे, राज्यों की भी भूमिका होगी, दोनों मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। और इस बैलेंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, सहयोगात्मक संघवाद, सहकारी संघवाद। और इसको बढ़ावा देना नीति आयोग का मुख्य काम है। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा मित्रों, टीम इंडिया। जब धोनी जी हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम के कैप्टन बनते हैं, हालांकि आजकल तो धोनी जी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं। तो उससे पहले क्या होता था, हालांकि उससे पहले भी कैप्टन थे, अजरुद्दीन जी रहे हैं, गांगुली जी रहे हैं, कुछ समय तक सचिन तेंदुलकर जी भी कैप्टन के रूप में काम कर चुके हैं। तो उस समय जितनी भी प्रकार की हमने जीत हासिल की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में या किसी भी तरीके से, तो पर्सनल हर खिलाड़ी का अपना रोल होता था। एक सामूहिकता बनाने के लिए धोनी जी एक कॉन्सेप्ट लेके आए, उसका नाम था टीम इंडिया। यानी कि हम ये नहीं कह सकते धोनी खेल रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते सुरेश रैना खेल रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते तेंदुलकर खेल रहे हैं, टीम इंडिया खेल रही है, टीम खेल रही है, उसको बोला टीम इंडिया। और ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे धोनी जी। मोदी जी ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ से उठा लिया और उन्होंने कहा कि हम भी क्या है, एक टीम के रूप में काम करेंगे। यानी मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, है ना, अमित शाह जी काम नहीं कर रहे हैं, राजनाथ जी काम नहीं कर रहे हैं, पूरा भारत काम कर रहा है, पूरी टीम काम कर रही है। और मोदी जी चाहते हैं कि एक टीम हो और मैं उसका कैप्टन बना रहूं। तो एक टीम के रूप में काम करने के लिए जो वो कॉन्सेप्ट लेके आए, उसको भी हम कह सकते हैं सहयोगात्मक संघवाद। यानी कि अकेला केंद्र नहीं, राज्य भी हैं, ये पूरा देश मिलजुल कर विकास की ओर बढ़ रहा है। इसी को हम बोलते हैं टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट। और ये टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट वास्तविक कॉन्सेप्ट है जिसको मोदी जी ने ग्रहण किया है अपने नीति आयोग में। तो ये था मित्रों अपना नीति आयोग। हमने इसके गठन की बात कर ली, इसका कब गठन होगा, हमने बात कर ली इसकी संरचना, पूरी की पूरी विशेषताएं हमने बात कर ली, और लास्ट हमने देख ली इसके कार्य क्या है।
गवर्निंग काउंसिल की बात की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद अभी है या नहीं है ये हम भी नहीं कह सकते। राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति की कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। और गवर्निंग काउंसिल की अभी जो हम बात कर रहे थे वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही है, जिसको कि मर्ज कर दिया गया है नीति आयोग में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात बतानी भूल गया, गवर्निंग काउंसिल की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है। पहले 2015 में हुई थी और जो चौथी बैठक हुई है वो 2018 में हुई है। और आगे जब भी कोई बैठक होगी, आपका एग्ज़ाम होगा तो आप उसको थोड़ा अपडेट कर लेना कि कितनी बैठकें हुई है। कल को 5 हो सकती है या 6 भी हो सकती है आपके एग्ज़ाम तक, तो आप थोड़ा उसको देख लेना। तो इसके साथ ही मित्रों, नीति आयोग वाला ये जो कॉन्सेप्ट है मेरी तरफ से पूरा होता है। और ऐसे ही मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोबारा से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।